करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज का बड़ा सवाल है नागरिकता का आधार धर्म या देश प्रेम। क्योंकि आमतौर पर जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की नागरिकता लेना चाहते हैं वो प्रदर्शित करते हैं कि वो हिंदुस्तान को अपना वतन अपना देश मानना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नागरिकता कानून में फेरबदल कर अब धर्म के आधार पर नागरिकता मुफ्त में बांटी जाएगी। और इसी पर आज का बड़ा सवाल आपके सामने है। इसके साथ साथ सवाल ये उठ रहा है कि क्या असम की 18 सीटें जिन्ना के हाथों से जाने से बच गई हैं? बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा का यह कहना अपने आप में सवाल पैदा करता है कि आखिरकार जिन्ना कौन है। और फिर एक बड़ा सवाल यह कि उत्तर पूर्व राज्यों में हिंसा के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? कौन है जिम्मेदार जो लगातार हिंसा हो रही है उत्तर पूर्वी राज्यों में? और फिर उत्तर पूर्वी राज्यों के सभी सीट जीतने का भारतीय जनता पार्टी का सपना क्या अब इस फैसले के बाद साकार हो पाएगा? मिशन 21 क्या अपने आप में साकार हो पाएगा? चर्चा करने के लिए हमारे साथ शहनवाज हुसैन जी भारतीय जनता पार्टी से, राजीव रंजन जी जेडीयू से, डॉक्टर तस्लीम रहमानी मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल से, असीम वकार साहब AIMIM से, संगीत रागी जी संघ के विचारक और मौलाना तरसन दहलवी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। शहनवाज हुसैन जी, अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात को समझें तो भारत माता की जय कहने वाले को, वंदे मातरम गाने वाले को भारत में जगह मिल सकती है। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, हिंदुस्तान में जगह मिल सकती है। लेकिन मुसलमान अगर बांग्लादेश, मुसलमान अगर अफगानिस्तान, मुसलमान अगर पाकिस्तान से आता है तो उसे जगह नहीं देंगे आप? देखिए, मजहब के नाम पर पाकिस्तान बटा बांग्लादेश बटा, और मजहब जो हिंदू समाज या सिख समाज के लोग जो अफगानिस्तान में थे उनको इसलिए निकाल दिया गया कि वो हिंदू थे, वो सिख थे, उनकी धार्मिक आज़ादी वहाँ ख़तरे में थी। पाकिस्तान या बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी ख़तरे में नहीं है। और धर्म के नाम पर जी सिर्फ उनका हिंदू होना, उनके पाकिस्तानी होने पर, बांग्लादेशी होने पर, अफगानी होने पर उनके ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन गया था। बड़ी तादाद में, मैं आपको बता दूं जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर कमेटी में था जिसके राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे। सिर्फ दो लोग जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए और वो दिल्ली में बस गए, उनको तो वो सारे अधिकार मिल गए, लेकिन वो जो बॉर्डर पार करके जम्मू कश्मीर में बस गए थे, आज भी उनको वोटिंग राइट उन हिंदुओं को नहीं मिला था। तो आप असम की बात क्यों नहीं करते? भारत सरकार की कोई सुविधा या राज्य सरकार की सुविधा नहीं मिलती। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? बात कर लो। अरे आर्टिकल 35 के तहत गवर्न हो रहा है, आपसे आर्टिकल 35 हटा देंगे, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं। नहीं, ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं शहनवाज साहब। मैं कह रहा हूं, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। वो आर्टिकल 35 का इशू है जो आप कश्मीर में ला रहे हैं, लेकिन असम का इशू बिल्कुल अलग एक इशू है। नॉर्थ ईस्ट का इशू बिल्कुल अलग इशू है। नहीं, असम नहीं कह रहा हूं भाई, मैं जम्मू कश्मीरी तो बोला। आपने सुना नहीं होगा, आपका वाक्य आपने जो मैं कह रहा हूं, मैंने जम्मू कश्मीरी बोला। जम्मू कश्मीर, आप इसे जम्मू कश्मीर से क्यों ला रहे? और आप इसे जम्मू कश्मीर से मिक्स क्यों कर रहे हैं? बात तो पूरे होने, मैं जानता हूं आज आप लोग जम्मू कश्मीर का इशू आर्टिकल 35 से गवर्न हो रहा है, करेंगे, मेरी बात बिल को से पूरी कोई होने ताल्लुक दीजिए। नहीं है। नहीं तो मैं परमानेंट टोकूंगा आपको, मैं परमानेंट टोकूंगा अगर आप मेरी बात में टोकेंगे। अच्छा शहनवाज जी, नहीं आप टोकिएगा जरूर, आप टोकिएगा, लेकिन आप अगर इशू को मिक्स करेंगे तो आपको भी टोका जाएगा। पूरी होने दे रहे। बिल्कुल शहनवाज जी, लेकिन बुनियादी सवाल तो ये है ना कि ये मुद्दा, शहनवाज जी बुनियादी सवाल तो ये है कि मुद्दा सिर्फ पश्चिमी सीमा के लिए नहीं है। मैं मानता हूँ आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये कानून सिर्फ पश्चिमी सीमा के लिए तो नहीं है। ये कानून असम और उसके साथ साथ तमाम उत्तर पूर्वी राज्यों को प्रभावित करेगा। पूरे उत्तर पूर्व में आग लगी हुई है, क्या आप इसको नहीं देख रहे हैं शहनवाज जी? अरे मैं पूरी बात कर रहा हूं, मैं नेशनल सिटीजन एक्ट पे बोल रहा हूं जी। मैं आपको मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। अब हिंदुस्तान में चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो यहाँ आता है जी, जिसकी धार्मिक आजादी खतरे में हो, उसको हम
सिटीजन का राइट दे रहे हैं। ये है ही नहीं उसमें, तो प्रधानमंत्री ने कहा, है ही नहीं। नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं। बात ये है, अच्छा, वंदे मातरम बोलने वाला प्रधानमंत्री ने कहा है। हाँ, कोई भी व्यक्ति नहीं, सिर्फ वंदे मातरम बोलने वाले। अरे भाई आपने वंदे मातरम बोल, अरे तो वे बांग्लादेशी या पाकिस्तानी वंदे मातरम बोलेगा? ये भी आप गलत कह रहे हैं, यहाँ भी आप तीसरी गलती कर दी शाहनवाज आपने। इस मुल्क से किसको मोहब्बत हो गई? तो प्रधानमंत्री कह रहे, प्रधानमंत्री कह रहे। डॉक्टर रहमानी, मुझे हम एक एक करके आ रहे हैं। डॉक्टर रहमानी, आप जो कहना चाहते हैं जरा एक साथ सिलसिलेवार तरीके से कहिए ताकि शहनवाज जी उसका जवाब दे सकें। डॉक्टर रहमानी, देखिए मैं बहुत सीधे कहना चाहता हूं, ये जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के नाम पर बिल लाया गया है, ये ऑर्डिनेंस लाया गया था 2016 में असम असेंबली इलेक्शन के फौरन पहले ये ऑर्डिनेंस लाया गया था वहां के हिंदू बंगाली स्पीकिंग लोगों को एड्रेस करने के लिए। एक्चुअल टारगेट तो वो लोग थे जब ये ऑर्डिनेंस लाया गया था सितंबर 2016 में, और उसमें इन्होंने सिर्फ मुस्लिम्स को, अगर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की बात है तो म्यांमार भी हमारा इमीडिएट नेबर है, श्रीलंका हमारा इमीडिएट नेबर है, वहां पर भी मुस्लिम प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, जिसे इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस ने कहा मोस्ट प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो भी हमारा इमीडिएट नेबर है। आपको अगर इमीडिएट नेबर कोई लाना था, मुझे मालूम है आप 1955 के जो सिटीजनशिप एक्ट है और 1953 का नेहरू लियाकत पैक्ट है, उसके तहत आप इसको लेजिटिमाइज कर सकते हैं इस बिल को, लेकिन फिर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज में आप म्यांमार को और श्रीलंका को भी करना पड़ेगा, वो आप कर नहीं रहे। और आज प्रधानमंत्री ने अपनी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कर दी कि अब भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने वालों को इस देश में ला रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान, भारत चूंकि हिंदू क्रेडल कंट्री है इसलिए हम हिंदूज को ला रहे हैं, ये बिल्कुल वायलेशन है 1955 के सिटीजनशिप अब जरा इसका छोटा जवाब। और आप आग लगाना चाहते हैं पूरे के शहनवाज जी, आप आग लगाना चाहते हैं पूरे देश भर में। कश्मीर से ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में आग लगा रहे हैं। सेंसिटिव अगर हमारा बॉर्डर है तो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है, हर एतबार से नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर हमारा टिकलिंग बॉर्डर है। आप वहां पर और ज्यादा टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतवाद, ये भारत के साथ दुश्मनी करने के मुताबिक है। जिनकी जो लोग अपने धर्म की आजादी, नहीं, वो कौन गया म्यांमार में? कौन गया? उनको क्या म्यांमार में कोई गया है? जरूरत है कि नहीं जी, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। म्यांमार में कौन गया है? अफगानिस्तान में कौन गया है? शहनवाज जी, इस कानून से क्या वाकई में देश में शांति बहाल रहेगी? क्या लोग वाकई में आपकी मंशा को सही समझ रहे हैं? जेडीयू से इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं। राजीव रंजन जी, फिक्र रहिए, सरकार की मंशा आपको स्पष्ट लगती है? डॉक्टर रहमानी, मैं आग्रह कर रहा हूं, राजीव रंजन जी, क्या आपको सरकार की मंशा स्पष्ट लग रही है? इस बिल के आधार पर क्या सरकार सिर्फ पश्चिमी सीमा पर लोगों को अपने देश में आने की बात कर रही है, या दरअसल उत्तर पूर्व में हम एक आग लगा रहे हैं? देखिए अजय जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के स्पिरिट को वायलेट किया जा रहा है। हमारी पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक के जरिए जिस तरह से 6 धर्म को मानने वाले धर्मावलंबियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रशस्त होगा, वो कहीं न कहीं विविधताओं का जो ये राष्ट्र है, जो इसकी बहुरंगी संस्कृति है, उसकी भावना के प्रतिकूल है। और ये 25 मार्च के जो ऐतिहासिक करार की जो भावना है, जो एजीपी और राजीव गांधी के बीच के करार को लेकर के भी जो चीजें कही गई थी, उसके आधार पर ही आज एजीपी ने एक बड़ा फैसला ले लिया। तो मुझे ऐसा लगता है इस विधेयक से कहीं ना कहीं इससे मनमुटाव बढ़ेगा और असम जैसे राज्यों में जो उनकी अस्मिता और उनकी पहचान का जो खतरा है, जिसके लिए वहां वर्षों तक वहां जन आंदोलन चला, उनकी भावनाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए। और इस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। शहनवाज जी, आपके सहयोगी दल हैं और आज आपके मुखर तरीके से विरोध पर उतरे हुए हैं। इस बिल को नहीं स्वीकार कर रहा जेडीयू। नहीं, इस बिल का तो सपोर्ट पार्लियामेंट के फ्लोर पर हुआ है और एजीपी के अलावा और हमारे सहयोगी दल में किसी ने भी उसका पार्लियामेंट के फ्लोर पर। आपके सामने राजीव रंजन जी हैं, कह रहे हैं कि हमें आपकी इस पूरी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, आपने असम में आग लगा दी है।
आप सुन तो रहे हैं उनको? शाहनवाज भाई, हम लोगों का ऑफिशियल स्टैंड असम में आग नहीं लगाई है, असम में आग लगने से बचाया है। गलत बता रहा, फिर गलत। मौलाना दहलवी, देखिए ऐसा शाहनवाज आग लगने से बचाया है, लेकिन जाहिरी बात है प्रवक्ता की अपनी मजबूरियां होती हैं, समझते सब कुछ हैं, लेकिन वो लाइन नहीं ले सकते। दो चीज़ों को समझना जिसकी तरफ डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने बात करी। देखिए राजीव रंजन जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ 25 मार्च 1971 को जो ऐतिहासिक एक करार हुआ था, जिसके शेड्यूल 5 और 6 के अंदर वजाहत के साथ इस बात को कहा गया था कि असम गण परिषद या और असम के तमाम लोग इस बात को सरकार के साथ कबूल करवाते हैं कि 25 मार्च 1971 के बाद किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता विशेषकर असम में बसाया नहीं जाएगा। अब इसको समझने की जरूरत है कि सिर्फ आसाम की बात नहीं है अजय जी। अभी अगर आप पढ़िए, ये तो आप लोगों की मेहरबानी के हिंदी भाषी क्षेत्रों में हमको कुछ मालूम नहीं होता है, मेघालय के सीएम का ऑफिशियल बयान ये आ गया है कि वो एनडीए के पार्ट नहीं रहेंगे। खुद त्रिपुरा के अंदर बीजेपी के 2 मंत्री ये कह रहे हैं, त्रिपुरा के वो 2 मंत्री जो हिंदू बंगाली नहीं हैं, सब डेमोक्रेटिक। आज देखिए इसमें कितना विरोधाभास है कि एक तरफ आप एनआरसी को लेकर कहते हैं कि साहब ये डेमोक्रेटिक ग्राफ बदल रहा है, दूसरी तरफ पूरे नॉर्थ ईस्ट की अस्मिता को आपने बदलने की बात कह दी। और शाहनवाज भाई आखिरी बात, आप बहुत ज्यादा काबिल तरीन शख्सियत है और हिंदुस्तान के नौजवान वजीर रहे, इस बिल को आपको मानना पड़ेगा कि इस बिल का ताल्लुक रियासत जम्मू कश्मीर से है ही नहीं। आर्टिकल 370 और 25 के तहत ना ये बिल लागू होगा जम्मू कश्मीर में, ना अरुणाचल प्रदेश में, ना मेघालय में, ना नागालैंड में। आग लगाने की बात तो सिर्फ त्रिपुरा, असम और उन मणिपुर के अंदर है जहां हिंदू बांग्लादेशी बचा हुआ है। और ये जो खेल खेल रहे हैं बहुत होगा। शहनवाज जी एक छोटा जवाब दीजिए। दहलवी साहब, मैंने रेफरेंस के तौर पे कही, जी मैंने रेफरेंस के तौर पर कही कि इस देश में जो लोग मजहब के नाम पर बंटवारे के बाद यहाँ आए, आज भी उनको वो अधिकार राज्य सरकार से नहीं मिल रहा है। हाँ, वो तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब हम बिल लेकर आए जिसमें राजनाथ सिंह जी ने शाहनवाज भाई उसमें आप मैंने देखिए शाहनवाज भाई उसमें भी आपको मालूम होगा कि जो बिल सरकार लाई है, नहीं जो बिल सरकार लाई है उसमें उन लोगों को जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हैं उन लोगों को लोकसभा में वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन राजा हरि सिंह का जो एग्रीमेंट है उसके तहत उनको असेंबली का वोट। और आखिरी बात, सबसे आखिरी बात दहलवी साहब यहाँ पर आखिरी बात अजय जी, वंदे मातरम अगर सलमा आगा कहें, अदनान समी जैसे मशहूर लोग कहें, तो आप उनको जो है यहाँ पे जो है अपने पास बिठा बिठा के गलबैया करके उनको नागरिकता दे देंगे। और जो आदमी श्रीलंका से भाग के आ रहा है या बर्मा से भाग के जिस घर वालों को जला दिया गया, आप उसको जो अपना शत्रु मानेंगे। ये मैं समझता हूँ इजराइल के बाद सबसे बुरी पॉलिसी है जो ये सरकार एडॉप्ट कर रही है। वकार साहब, इससे पहले कि शहनवाज जी आपका जवाब दें, वकार साहब क्या आपको लगता है कि इस बिल के जरिए, इस विधेयक के जरिए हिंदुस्तान में एक नई आग लगेगी और दरअसल हम धर्म के आधार पर पक्षपात करते दिखाई देंगे? नहीं सर, ये मैं बहुत क्लियर बोल दूं कि जो सरकार इस वक्त हिंदुस्तान में चल रही है जी, ना इनको सियासत पता है, ना इनको विदेश नीति पता है, ना इनको राजनीति पता है, ना इनको गृह नीति पता है। और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शहनवाज साहब जैसे काबिल लोग रफू कर रहे हैं, बैठकर रफू, जो सरकार फाड़ रही है उस पर रफू कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। आप इंटरनेशनल पॉलिसी तय कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जो लोग बाहर से आपके आएंगे, आपने उसमें से मुसलमानों को बाहर कर दिया। आप शर्त रख रहे हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय वाली। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जिनसे पेट्रोल ले रहे हैं वो मुसलमान हैं, और कल को अगर उन्होंने शर्त रख दी कि इस्लाम जिंदाबाद बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलिए, तब पेट्रोल देंगे आपको, वरना पेट्रोल नहीं देंगे, तब मोदी जी क्या करेंगे? जहां से आप शक्कर ले रहे हैं पाकिस्तान से, कल को अगर उसने इस तरह की शर्त रख दी, आप जिन लोगों से हथियार ले रहे हैं, जिनसे आप जहाज ले रहे हैं, जिनसे हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, जिनसे बाकी असलहे ले रहे हैं, वो क्रिश्चियन मुल्क हैं। अगर उन्होंने इस तरह की शर्त रख दी तो शहनवाज जी क्या करेंगे? रागी साहब, बहुत देर आप देश चलाइए, देश चलाने के लिए धर्म किनारे रखना पड़ेगा साहब। रागी साहब छोटा जवाब दीजिए, इसका हम दिखाने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने क्या कहा है संसद में? ये चीजें पाकिस्तान के आपके देश का दुश्मन है सर। अपने दादे परदादे को सुनाइए, ये अपने दादे परदादे अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सुनाइए,
जहां पर माइनॉरिटीज के लिए कोई जगह नहीं है, इस्लाम में जहां दूसरे अजय कुमार जी, मैं बदतमीजों से बात करता नहीं हूं साहब, उनको ये सलाह दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये तस्लीम रहमानी साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं जी, और लेकिन आज डिबेट में पढ़ लिख कर आए नहीं हैं। ये जो सिटीजन एक्ट जो राजनाथ सिंह जी का बयान है वो मैं उनके ध्यान में ला देता हूं, शायद कॉन्फिडेंस में आ गए होंगे जी। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2016 जो मंगलवार, ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के गैर मुस्लिम हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई समुदाय पर नागरिकता का रास्ता तैयार करेगा। रहमानी साहब नंबर 1 है। आप कह रहे थे कि सिर्फ ये आसाम का है, वो मैं आपको थोड़ा ध्यान में ला दूं, राजनाथ सिंह जी का बयान है। और इस दस्तावेज में जिनके जो गैर मुस्लिम आएंगे, अगर उनके पास दस्तावेज नहीं है, जो पहले 12 साल में नागरिकता मिलती थी, जो उनकी धर्म की आज़ादी खतरे में हो, अगर वो आ जाएं तो उनकी जगह हम 6 साल में वो वैध होगा जी। और ये पूरे देश में प्रभावी नहीं होगा। रहमानी साहब आपके साथ, क्योंकि आप पहले डिबेट में मुझे आप टोक रहे थे, कह रहे थे कि मैं गलत कह रहा हूं, तो मैंने आपको चलिए राजनाथ सिंह जी का वो बयान, शाहनवाज जी आपका जवाब दे रहे हैं रहमानी साहब, मैंने उसको सुना भी था और अभी पढ़कर बता रहा हूँ जी। देखिए शाहनवाज साहब, ये बयान नहीं है, आपके पास अभी किसी ने शायद ये कागज भेजा होगा, प्रवासियों पर भी लागू होगा सर। शाहनवाज साहब आपके पास अभी भेजा होगा किसी ने ये, नहीं, मेरे पास, मैंने 2016 में 1.5 पेज का ऑर्डिनेंस पढ़ लिया था और असम में ही बैठ के पढ़ा था। आपके पास नहीं है, तैयारी से नहीं आया। ठीक है ना, पार्टी ने आपको भेजा। अरे साहब, हम तो सड़क पे खड़े हुए लोग हैं, लेकिन हमने वहीं पर पढ़ लिया था 2016 में, आप इसे आज पढ़ रहे। आप गलत बयानी कर रहे थे। असम का नहीं है, लेकिन टारगेटेड असम ही है। आपको मालूम मेरा सवाल ये था कि इसमें नहीं मालूम, नहीं, मैं बिल्कुल गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल गलत बयानी नहीं कर रहा। आपको मालूम नहीं है, आप मिसगाइड कर रहे हैं। सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि इसमें म्यांमार क्यों नहीं है, मैं बहुत अदब से कहता हूं, क्यों नहीं है, इसमें मुसलमान क्यों नहीं है? आप लोग स्कॉलर के नाम पे आते हैं, कुछ होता नहीं। मैं बड़े एहतराम के साथ आपसे कह रहा हूँ शाहनवाज साहब, ये असम के इलेक्शन से पहले ऑर्डिनेंस लाया गया, शाहनवाज भाई और तस्लीम भाई को इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया। असम के जो हिंदू बंगाली है वो उस वक्त भी आपको, मैं समझता हूं तस्लीम भाई, इसमें न्यूज नेशन का जो आज का सवाल है वो असम की संहिता और नॉर्थ ईस्ट की संहिता का सवाल खतरे में पड़ा है इस बिल की वजह से, इसलिए वहां इसकी मुखालफत हो रही है। तस्लीम भाई, मैं इस चैनल पे बैठा हूं और मैं एक ईमानदारी से एक बात, असमी लैंग्वेज का स्टेटस खतरे में पड़ रहा है, सर सुन लीजिए। न्यूज नेशन का जो आज का सवाल है वो बिल्कुल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 के बिल्कुल मुताबिक है। इस अमेंडमेंट बिल का सबसे ज्यादा असर, ये ठीक है सदन पटल पे गृह मंत्री जी ने कहा इसका असर पूरे भारत में होगा, लेकिन शाहनवाज भाई बड़े अदब के साथ, बांग्लादेश यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इतने लोग नहीं आते। मुद्दा यह है 1,60,00,000 हिंदू भाषी बंगालियों का जो मुद्दा है, जिसको लेके आंसू प्लस NESA यानी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन ने आज कहा है, हमारे लिए क्या हिंदू बांग्लादेशी हो या हिंदू मुसलमान हो, जिस तरीके से पूरी आपने डेमोक्रेटिक ग्राफ जो है बदल दिया त्रिपुरा का और एक बांग्लादेशी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, हम आसाम में नहीं होने देंगे। ये मेरा बयान नहीं है, ये अभी शंकर बरुआ जो वहां पर IGP के चीफ हैं उनका बयान है। संगीत रागी जी इसका जवाब देंगे आप? संगीत रागी जी, ये पूरा मूवमेंट आंसू का खड़ा इसी असमी संहिता के सवाल पर हुआ था, जिसपे आज आपने तलवार तान दी है। 2016 संगीत रागी जी इसका जवाब दे रहे हैं। बांग्लादेश से हिंदू आए हैं, उनकी धार्मिक, उनका मजहब के वजह से, उनको धर्म के वजह से उनको आना पड़ा बांग्लादेश छोड़कर। शाहनवाज भाई, आप बहुत काबिल तरीन आदमी है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ आप इतने काबिल तरीन आदमी के भारत के सबसे कम उम्र के वकार साहब और तस्लीम रहमानी साहब हिंदुस्तानी हैं, हमारी फिक्र को हिंदुस्तान करेगा। संगीत रागी जी आपका जवाब देने दहलवी साहब। संगीत रागी जी, देखिए, मैं देहलवी साहब का बड़ा सम्मान करता हूं और मैं उनको उस कैटेगरी में नहीं रखता हूं जैसा कि मैं वकार साहब को रखता हूं। मैं उनको, मुसलमानों में भी 2 प्रकार के हैं, एक जो हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं
और एक जिनकी मानसिकता अभी भी हिंदुओं को डराने की है कि यदि आपने ऐसा किया तो ईरान से हम तेल बंद करवा देंगे, इराक से हम तेल बंद करवा देंगे, हम पाकिस्तानी और इस्लामी बम आपके लिए रखे हुए हैं। इस प्रकार की मानसिकता में जीने वाले भी कुछ मुसलमान हैं। सवाल सबसे बड़ा है कि जो अभी जो सिटीजनशिप बिल आया है, अब जिसे एक्ट होना बाकी है अभी, उससे ज्यादा बड़ी तादाद में तो आरएसएस में वो लोग हैं जो मिलिट्री की ट्रेनिंग देते हैं। अफगानिस्तान है, वहां पर सुन लीजिए तस्लीम रहमानी साहब, आपको तो सहानुभूति होनी चाहिए थी। म्यांमार क्यों नहीं है? मैं आपकी म्यांमार क्यों नहीं है? नहीं खड़ा करता। मेरे सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। आपके मूल्यांकन पर मैं प्रश्न तब नहीं खड़ा करता क्यों नहीं है जब आप हिंदुओं को वहां से भाग करके आने वाले, अपनी जान बचाने वाले हिंदुओं के बारे में बात करते और बांग्लादेश उच्चायुक्त के खिलाफ, पाकिस्तानी उच्चायुक्त के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते। भारत में सिर्फ हिंदुओं की बात क्यों करते हैं? भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सबका है। भारत सबका है, भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। आपकी ये मानसिकता है। रागी जी ने भारत को परेशान कराई है, इसमें शायद कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान रहना नहीं चाहेगा। हिंदू है वो हथियार लेके चलेगा, ये देश को परेशान कर रही है। नहीं हो सकता, इससे इस देश में परेशानी पैदा हो रही है। इसलिए धार्मिक आधार पर कोई रागी जी और रहमानी जी, आप यकीन रखिए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट करता हूँ, एक बिल्कुल चिड़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। संगीत रागी जी ने आज वकार साहब को जिस श्रेणी में रखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान उस श्रेणी में आना पसंद करेगा। वकार साहब, आप इसका जवाब दे रहे? मसला ये है कि हमारी नगर में संगीत रागी जी उसी श्रेणी में है जहां ये हमें रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको सच्चा और अच्छा ईमानदार भारतीय नहीं मानता, मैं इनको नहीं मानता सर, कहीं से नहीं मानता, और ना ये हैं। देखिए, ये आजादी से पहले देश के दुश्मनों के साथ थे, ये अंग्रेजों के साथ थे, उनको माफीनामे देते थे। आपके पूर्वज, आजादी के बाद पूर्वज लड़कर के पाकिस्तान, ये हम लोग का विरोध कर रहे हैं, हमारे जैसे ईमानदार लोगों का विरोध कर रहे हैं। तो सर, ये पहले भी गद्दार थे, ये आज भी गद्दार हैं, और गद्दारों से उम्मीद क्या की जा सकती है? इससे ज्यादा और कोई उम्मीद गद्दारों से की नहीं जा सकती। इस्लामिक देश, देखिए, मैं संगीत रागी जैसे लोगों पर बहस करना चाहता नहीं हूं। सुरक्षित नहीं है, ये इस्लाम को अपने अंदर झांक करके पूछना चाहिए कि हमारा हाथ रक्त, तो बुरा क्यों मान रहे हैं आप? अगर मैंने ये बात कह दी, क्यों बुरा मान रहे हैं? मतलब आप ये कह सकते हैं कि मुसलमान अगर आता है तो नागरिकता नहीं देंगे, देखना चाहिए। हो सकता है आप मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे, आप ये कह सकते हैं, लेकिन जिस हम लोग चूड़ियां पहने बैठे हैं, वो इस्लाम सिर्फ हम पैरों पायल पहने बैठे हैं, बन चुका है। ये हमारे पास जबान नहीं है, हम जवाब नहीं देंगे। आज जिस भाषा का प्रयोग किया, जैसे लोगों से की बात आपने की, ये धमकी देना बंद कर दीजिए। शहनवाज जी, अब ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। शहनवाज जी, ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। वकार साहब ने सीधे तौर पर कहा कि क्या लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है, पायल पहन रखा है, मुंह में जबान नहीं है? जाहिर सी बात है, विरोध बड़े पैमाने पर मुखर तरीके से सामने आ रहा है। शहनवाज जी, पहली शर्त यह है कि इंसान होना, शहनवाज जी, दूसरी शर्त यह है कि देशभक्त होना। आपके तभी आप बहस कर सकते हैं जब आप होंगे, फिर देशभक्त होंगे, उससे बहस करने काबिल आएंगे। मैं आपको दोनों नहीं मानता, सॉरी। अच्छा, वकार साहब, शहनवाज जी इसका जवाब दे रहे हैं जो अभी आपने मसला उठाया है जी। देखिए, आज राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस पक्ष में थे कि गैर मुस्लिम को शरण भारत में दिया जाए, क्योंकि देखिए, ये तस्लीम रहमानी साहब ने शुरू में ही इस डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की। उन्होंने इसको हिंदू और मुसलमान कर दिया। ये मुसलमानों का जो देश है, चाहे पाकिस्तान है, जो
जिस तरह वो पाकिस्तान बना, मैंने क्या आपका वहाँ बिल कर रहा है? माइनॉरिटीज को या आपका बिल कर रहा है, मैंने क्या कर दिया? मुस्लिम को, आपका बिल कर रहा है, हिंदू को, मैंने नहीं हिंदू किया। को कोई अधिकार नहीं। कैसे बांग्लादेश में सरकार ने किया है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मार कर भगाया गया। पड़ोस से आने वाले मुसलमानों को मैंने नहीं कहा, सरकार ने कहा है। क्यों परेशान हो रहे? आपने जवाब नहीं दिया कि आप म्यांमार को क्यों नहीं किया? मैंने नहीं किया, सरकार ने किया है। मेरी बात का जवाब दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा आपके पीछे। चलिए मैं एक सेकंड आप सबके बीच में आ रहा हूं। मैं आग्रह कर रहा हूं, अगर हम एक एक करके बात करेंगे तो हम एक दूसरे को सुन भी पाएंगे और उसका जवाब भी दे पाएंगे। राजीव रंजन जी, मेरी बात, राजीव रंजन जी प्लीज, अजय जी आप स्पीकर की तरह मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। नहीं अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपकी बात कहाँ काट रहा हूँ? आप लोग सब एक साथ लगातार बोल रहे हैं, इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है जी। जिसके 270 MP हैं जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जरा दीजिए ना 30 सेकंड सर। आपको 30 सेकंड नहीं देंगे तो हम जाएंगे कहां शहनवाज जी? 2 सेकंड चलिए, पूरे 30 सेकंड आपके। नहीं वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी संसद में भी संख्या बल में टाइम देते हैं, तो सबसे कम मुझे रहमानी साहब से भी कम समय दीजिए, लेकिन रहमानी साहब को कहिए कि जरा मेरी बात को सुन लें। अच्छा रहमानी साहब विनम्र आग्रह है, जरा शहनवाज जी की बात सुन लीजिए। हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़े डेमोक्रेसी को जोड़ रही है। रहमानी साहब मेरी बात मैं जानता हूँ, मैं जो बात, मेरी बात तो सुन लीजिए रहमानी साहब। मैं को धर्म के आधार पर बदलने ये डेमोक्रेसी में बात बोलने में नहीं देते। जुल्म इस देश में नहीं हो सकता। आप डिबेट में क्यों आग लगा रहे हैं साहब? जुल्म कर रहे हैं आप डिबेट में आग लगा रहे हैं। चलिए अजय कुमार जी बड़े सीनियर आदमी है, सुनिए साहब। डिबेट में तो आप देहलवी साहब की तरह खामोश रहिए ना। देखिए आप रहमानी साहब क्यों बोल रहे हैं? रहमानी साहब जरा शहनवाज जी को आपको पकड़ लिया है इसलिए आप बोल रहे हैं। रहमानी साहब जरा शहनवाज जी को दे देते हैं। अरे भाई ये रहमानी साहब सर मेरा 30 सेकंड सवाल खड़ा हो रहा है। रहमानी साहब मेरी बहस को आगे बढ़ाने दीजिए। 30 सेकंड मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ रहमानी साहब प्लीज 30 सेकंड। चलिए 30 सेकंड। चलिए शहनवाज जी आपका 30 सेकंड शुरू होता है। शहनवाज जी जनाब हजरत थोड़ा चुप रहिए, इतने पढ़े लिखे आदमी है, थोड़ा तो सुन लीजिए। हजरत जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए। चलिए इतने क्यों आज आप नाराज हो रहे हैं? सुन लीजिए, आप तो ऐसे नहीं थे, क्या हो गया आपको आज? मेरी गुजारिश ये है कि आज मुझे गुस्सा है, धार्मिक आजादी खतरे में हो, धार्मिक आजादी अगर भगन आप आज आपको पता है ये बौद्ध के लिए मूर्तियां उड़ा दी थी तालिबान ने। वहां से सारे हिंदू सिख जो थे उनको भगा दिया था अफगानिस्तान से। उनको अगर भारत शरण नहीं देता, भारत का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है। रहमानी साहब आप भी अच्छा चलिए देहलवी साहब भी हैं। मुझे लगता है आपने अपनी बात रख दी शहनवाज जी। मुझे 1 मिनट वो अभी राजीव रंजन जी बहस में भारत में तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छा मैं राजीव रंजन जी को इस बहस में आना चाहता हूँ प्लीज। उसमें आप क्यों आपसे आग्रह कर रहा हूँ जरा मुझे इस बहस को लेकर आगे चल दीजिए। या बांग्लादेश या आप अफगानिस्तान को कहिए कि वहाँ के लोग नहीं करा सकते, तो वहाँ के हिंदुओं को भारत में आने से भी रोकेंगे आप? क्यों रोकना चाहते हैं? बिल्कुल आइए राजीव रंजन जी। अरे भाई वो राजीव रंजन जी वहाँ पर अभी आपने सुना। रमानी साहब प्लीज, रमानी साहब भारतीय होने के नाते डिबेट को हाईजैक मुसलमान भी हैं, भारतीय भी हैं, प्लीज और भारतीय मुसलमानों का दिल बड़ा होना चाहिए। शहनवाज जी राजीव रंजन जी की बात सुन लीजिए, आपके सहयोगी भारत के भारतीय राजीव रंजन जी का दिल भी अभी बड़ा होना चाहिए। सीधे तौर पर कहा गया है जो तंग दिल अगर हिंदुओं को ही अनुमति दी जाती है, इस नागरिकता बिल के आधार पर हिंदुओं को ही अगर अनुमति दी जाती है हिंदुस्तान आने की, उन्हें रहने की, तो इसमें हर्ज क्या है, बुरा क्या है? नागरिकता दे रहे हैं तो इसमें भी। राजीव रंजन जी मैं आपको चाहता हूं कि एक बार फिर से आप स्पष्ट करें ताकि शहनवाज जी समझ पाएं क्या सहयोगी दल भी क्या कह रहे हैं। कि भारत पाकिस्तान की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है। भारत का जन्म एक सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर हुआ है और भारत में धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान के प्रियम्बल में है। उसकी भावना का सम्मान, आपको नागरिकता तो एक बुनियादी चीज है। अगर नागरिकता को भी धार्मिक आधार पर हम तय करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत का जो जन्म हुआ है, भारत के जन्म की अवधारणा को आप नकार रहे हैं।
धर्म की भूमिका भारत के निर्माण में कहीं से नहीं है, और जो नागरिकता के लिए स्पष्ट तौर पर जो अहर्ताएं हैं, एलिजिबिलिटी के लिए जो क्राइटेरियाज हैं, उसमें विभेद नहीं किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि चाहे वो असम का सवाल हो या पूरे देश में नागरिकता को लागू करने का सवाल हो। चलिए, तो राघवा साहब, हम लोगों की पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पूरी तरह से भारत की धार्मिक आजादी और ये मुनाफिक का एटीट्यूड है। आप यहाँ बैठ के इनकी मुखालफत कर रहे हैं, पार्लियामेंट में इनको वोट कर रहे हैं। नहीं, इसमें अजय एक देखिए, मैं समझता हूं। अच्छा, राजीव जी को इसका जवाब देने दीजिए। राजीव जी, ये सीधा सवाल है। चिंता नहीं कीजिए, आप अपनी राय रखिए, आप अपनी राय रखिए। हमारी राय के लिए आप हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हमने जो कुछ भी कहा, हमारी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। आपकी राय सराखों पे, ये आपके वोट का सवाल है। हमें बाध्य मत कीजिए। सराखों पे आपके वोट का सवाल है। नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है। जब पहली बार भी हम एनडीए में आए थे तो हमारे कुछ असहमति के सवाल थे, उन सवालों पर हम उस समय भी कायम डेमोक्रेटिक कार्यशैली नहीं है। आपसे नसीहत की जरूरत हमें नहीं। संगीत रागी जी, जेडीयू ने मुखर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस पहल का खंडन अभी टेलीविजन पर स्पष्ट कर दिया। इसके बाद भी आपको लगता है कि सहयोगी दल आपके साथ खड़े रहेंगे और तमाम दल रहेंगे साथ में और जन समर्थन मिलेगा सरकार की इस कोशिश को? संगीत रागी जी, देश की परेशानियां बढ़ेंगी। देखिए अजय जी, जो नागरिकता कानून लाया गया है उसमें धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तो उन लोगों से उल्टा सवाल पूछता हूं कि जो परसिक्यूटेड हिंदूज हैं, क्या वो होमलेस रहे? क्या उनको कौन दुनिया में जगह दे रहा है? पाकिस्तान जहां से भगाए गए हैं वो भाग करके भारत की तरफ ही क्यों नजरों से देख रहे हैं? आप कह रहे हैं धर्म की जगह नहीं और धर्म की बात कर रहे हैं, तो वकार जैसे और तस्लीम रजावी जैसे लोग जो हैं वो ईरान का नाम लेकर के, सऊदी अरबिया का नाम लेकर के और पाकिस्तान का नाम लेकर के भाई साहब का जवाब दीजिए। आप ही कहते हैं आप दोनों भाई साहब, आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप इस तरह करते हैं कि जो लोग हमको देखते हैं हमारे बारे में क्या राय बनाते हैं। सुन लीजिए तस्लीम भाई, रागी साहब, आप म्यांमार और श्रीलंका की बात नहीं कर रहे। आप एक ही बात भारत के ऐसे तस्लीम रहमानी और आप दोनों, आप दूसरों को तो सुन लिया कीजिए। आप दोनों नॉन स्टॉप बोलते हैं। भाई आप एक व्यापक चर्चा कर लीजिए ना। तस्लीम भाई एक थोड़ी सी व्यापक चर्चा कर लेते हैं। सुन तो लीजिए ना, हम लोग यहाँ खाली आपकी थोड़ी आते हैं। अगर आपको बोलना आप बोलते रहिए दोनों। क्या भरोसा है? रागी साहब नहीं, सुनिए रागी साहब, सुनिए। देखिए बहुत अहम मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं। तस्लीम भाई आप हर मुद्दे पे, तस्लीम भाई सुन लीजिए ना। देखिए दो चीजें, पहली चीज जो चीज शाहनवाज साहब और रागी साहब कह रहे हैं, अगर मान ली इनका कहना है कि अगर सिख या हिंदू भारत में रहेगा तो कहां रहेगा, तो रागी साहब और शाहनवाज साहब की इत्तला के लिए पूरा देश इस बात को जान ले कि 1984 के बाद से लगातार, सुन लीजिए शायद रागी साहब सुन लीजिए ना, फिर जवाब दे दीजिएगा। अरे आप सुन लीजिए सर, जवाब दे दीजिएगा। नहीं सुन लीजिए, मैं जवाब सुन तो लीजिए ना। अरे सुन लीजिए, देखिए अगर आप इस्लाम की बात तो कर ही नहीं रहा मैं, वो तो आपकी बात बीजेपी भी नहीं कर रही है। अरे भैया सुन लीजिए ना, क्या कमजोरी है इस बिल के अंदर? आप सुन लीजिए, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुइज्म पे कोई प्रहार नहीं कर रहा। सुन लीजिए मेरी बात। अरे भाई सुन लीजिए ना। देखिए अगर ये हिंदू मुसलमान फिर बेकार है। रागी साहब बोलते नहीं और ये हिंदू मुसलमान का सही सुन तो लीजिए। रागी साहब इतना ज्यादा व्याप होने की जरूरत क्या? सुन तो लीजिए, सुनिए। अगर 84 के बाद क्या वजह है कि 84 से लेकर 90 तक भारत से तकरीबन सिखों की 1.8% यानी 20% से ज्यादा आबादी कनाडा में जाके बस गई और आज वहां पे उनका डिफेंस मिनिस्टर तक होता है, 16 MP होते हैं। क्या वजह थी कि भारत में आपने सुरक्षा नहीं दी और सारे सिख यहाँ पे जाके कनाडा में वक्त लगे? क्या वजह है कि तमिल लोग जो लोग श्रीलंका में LM के LTTE के, सुन लीजिए, जो तमिल लोग वहां पर बुद्ध हिंदू, तमिल हिंदू जो श्रीलंका के अंदर उनका शिकार हो रहा था, आपने श्रीलंका के हिंदुओं के लिए कोई व्यापक इंतजाम नहीं किया। सीधी सच्ची बात है कि आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिर्फ बांग्लादेश, और आखिरी बात
आखिरी बात शाहनवाज भाई मुझको उसका जवाब दे, अगर बांग्लादेश के अंदर जो जुल्म हो रहा था मैं उस जुल्म का बिल्कुल मुखालिफ हूं, लेकिन 4.5-5 साल तक ये सरकार हसीना सरकार के साथ क्यों बात नहीं कर पाई हिंदुओं के बारे में? जो चरित्र है इस्लाम का पूरी दुनिया में आज से सताए गए थे। कराची में जो लोग इल्जाम लगाते हैं हम किसी धर्म की व्याख्या नहीं करना चाहते, मैं आग्रह करता हूं हम किसी धर्म पर आक्षेप भी ना करें। लेकिन शहनवाज हुसैन साहब, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि मैं जानता हूं वक्त बहुत कम है मेरे पास। इसमें व्याख्या की बात नहीं है, व्याख्या की बात है। रागी साहब मुझे बहस को आगे लेकर चलने दीजिए। रागी साहब, संगीत रागी जी, मुझे बहस को आगे लेकर चलने दीजिए। क्यों गए जल्दी साहब, रागी साहब प्लीज एक मिनट, मुझे आखिरी सवाल पूछने दीजिए। रागी साहब मुझे आखिरी सवाल पूछने दीजिए। रागी साहब आखिरी सवाल। शहनवाज जी मुझे यह बता दीजिए कि जहां एक तरफ आप सिटीजनशिप बिल पारित करने की बात करते हैं और उसे एक्ट में बनाने की बात करते हैं, वहीं एनआरसी को लेकर आपके पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि असम में 40 लाख घुसपैठिए हैं। जिन 40 लाख की बात होती है उनमें से 36 लाख, माफ कीजिएगा 32 लाख हिंदू हैं। अब यह बता दीजिए कि या तो एक तरफ एनआरसी सही है या आपका सिटीजनशिप एक्ट सही है, कौन सही है बता दीजिए। दोनों सही है। देखिए, जहां तक हमने एक बात कही है कि एनआरसी में कोई भी भारतीय जिसके पास डॉक्यूमेंट है भारतीय होने क्या सवाल पूछा आपने शहनवाज भाई से, क्या जवाब दें इसके ऊपर आपको? जी ने कहा एक के साथ भी कोई ज्यादती नहीं होगी। और दूसरी बात यह है शहनवाज जी, 32 लाख, एक बात मान 32 लाख बांग्ला हिंदू ऐसे हैं जिनके पास कोई पेपर नहीं है। अफगानिस्तान, ये शहनवाज जी आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। 32 लाख बांग्लादेशी हिंदू आज असम में हैं जिनके पास कोई पेपर नहीं है, उनको नागरिकता आप दे रहे हैं। अभी तक आपने उनको घुसपैठिया कहा था, वो घुसपैठिए हैं कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। नहीं, हमने कभी नहीं कहा। हमने हिंदू होने के नाम पर नहीं कहा। जो घुसपैठ करके आए हैं, जो धार्मिक आजादी खतरे की वजह से भारत में आए हैं, वो घुसपैठिए नहीं हैं, वो शरणार्थी हैं। तो फिर एनआरसी के लिस्ट में चलिए बकार साहब इसका जवाब दे रहे हैं। बकार साहब इसका जवाब दीजिए। बकार साहब खतरे में थी। अरे जो 75 के बाद, वो तो हमने पहले कहा, जो 75 के बाद वो तो रिकॉर्ड है जब एजीपी और राजीव गांधी जी की शहनवाज जी आपने जो बातें कही उसका जवाब दे रहे हैं वकार साहब। मेरे पास वक्त कम है इसलिए मुझे आप सबको बीच में रोकना पड़ रहा है, मैं क्षमा चाहता हूं। वकार साहब प्लीज। 75 के बाद की दुश्वारी है। वकार साहब जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। देखिए शहनवाज जी के बारे में खाली इतना बोल दूं जी। शहनवाज जी के बारे में वक्त खत्म हो रहा है आपके पास। शहनवाज जी ने भी खट से कह दिया कि नहीं हमने कभी नहीं कहा था घुसपैठिया। बीजेपी के लोगों के बारे में एक बात बोल दूं कि आप इनके हाथ में टमाटर दीजिए और पूछिए क्या है तो कहेंगे टमाटर। और अगर मोदी जी ने गलती से कह दिया आज से टमाटर को कद्दू कहा जाएगा तो ये खट से कह देंगे साहब ये कद्दू है। आप इनसे कहेंगे अभी तो आपने टमाटर कहा, कहेंगे नहीं हमने तो कभी टमाटर नहीं कहा था, ये कद्दू है। तो ये बीजेपी के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। आपने ऐसी बात कर दी कि बिना हंसे रहा ही नहीं जा रहा। दूसरी बात रागी साहब को आखिर में एक लाइन बोलना चाहता हूं। रागी साहब को खाली एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो आज कि जो हिंदू कांग्रेस में है, जो हिंदू बसपा में है, जो हिंदू आरजेडी में है, जो आपके चारों पाय उखाड़कर आपकी सरकार को उठाना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, आप तो उनको भी देश का गद्दार मानते हैं। आपकी क्या बात, आपकी क्या बिसात, आप तो उन हिंदुओं को भी गद्दार कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, जो राजनीतिक तौर पर आपके खिलाफ है, आपकी सरकार को उठाना चाहते हैं। तो सर आप जैसे लोगों की बात हम लोग इधर सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं, इधर निकाली, इधर आप जैसे लोग जैसे लोग जैसे लोग हैं, उसमें देहलवी जैसे लोग नहीं है। अच्छा तो यानी कि आप सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं रागी साहब? हमने जेडीयू ने वोट रागी साहब बिल पर नहीं किया। मुझे नहीं पता था आपने सर्टिफिकेशन का यूनिट खोल दिया आप कि भाई ये ठीक है ये ठीक नहीं है। मैंने वकार असीम
और असीम रागी साहब मुझे ये बताइए सिख वापस कब आएंगे? मुझे लगता है ये शायद हमारी पहली बहस है इतने महीनों में जो हम बड़ा सवाल कर रहे हैं, जहां बहस को हम मुस्कुराहट के साथ कर सकते हैं। जो सिख भाई गए हैं आज कमाल हो गया, को कद्दू कहने के साथ साथ आज हम सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप